दोस्तों, गांव जाना हम सब लोगों को ही पसंद है। गांव की सरसब्जी, वहाँ के खेत और खुला माहौल इंसान के जिस्म और रूह के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मगर क्या हो कि आप गांव जाएं और वहाँ खेतों में सैर करने के लिए जाएं, मगर वहाँ आपका सामना किसी ऐसी चीज़ से हो जाए, किसी ऐसी अनदेखी चीज़ जो कि आपको तो देख सकती हो मगर आप उसकी सिर्फ प्रेजेंस ही फील कर सकते हैं। क्या हो कि अगर वो चीज़ आपका पीछा करे और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, डर जाएंगे ना। दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल हॉरर टॉकीज। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गांव से जुड़ी कुछ सच्ची घटनाएं लेकर आई हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक क्लास में सुनिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह आप हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। तो लाइट्स ऑफ कीजिए, स्नैक्स पकड़े, तैयार हो जाएं डर की वादियों में जाने के लिए। मेरा नाम रेहान है और मैं कसूर शहर का रहने वाला हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ की वो घटना शेयर करने जा रहा हूँ जिसको मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो ये वाक़या तब शुरू हुआ था कि जब मैं एक शादी के लिए अपने मामा और बहन के साथ करीब गांव में गया था। अच्छा, बताता चलूँ कि वाक़या आज से 12 साल पहले का है और तब मेरी उम्र तकरीबन 9 साल होगी। वहाँ जाकर हमने बहुत मज़ा किया। हमें बहुत मज़ा आ रहा था। उस गांव में बहुत सारे खेत थे, तो हम सब बच्चे वहाँ जाकर खेला करते थे। मम्मा ने वहाँ से बहुत सी आटा, गंदुम भी लिया था। हम लोग दिन भर अपने कज़न्स के साथ खेतों में खेलते और अक्सर वहीं से गाजर या कोई और सब्ज़ी तोड़कर खाते। तब सर्दियों के दिन थे, मुझे वॉशरूम जाना था, मगर हम सब बच्चे बहुत मज़ा कर रहे थे। मैंने सोचा कि अगर मैं घर जाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, तो मैंने वहीं खेत में फ्री होने का सोचा और फिर मैंने वहीं पर टॉयलेट कर दिया। तब मैं छोटा था और मुझे ये बात ज़्यादा अजीब नहीं लगी, क्योंकि मैंने अक्सर सुन रखा था कि गांव वाले ऐसा ही करते हैं। मगर वॉशरूम करने के कुछ वक्त बाद ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मामा बताती हैं कि जब हम घर वापस जा रहे थे तब मुझे बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था और मैं अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। खैर, घर आने के कुछ दिन बाद मेरी तबीयत ठीक होने लगी। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, मगर फिर अक्सर रात में मैं नींद में डर कर उठ जाता था। मैं खुद को मारने लगता, घर से बाहर निकलने की कोशिश करता और किसी अजीब सी जुबान में कुछ बड़बड़ाता। मम्मा पापा को लगा था कि शायद मुझे रेस्ट नहीं मिल रहा और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। सुबह जब मम्मा पापा मुझसे उन सब बारे में पूछते कि रात को तुमने ऐसा क्यों किया था, तुम्हें क्या हो गया था, तो मुझे कुछ भी याद नहीं होता था। दिन में तो मैं बिल्कुल ठीक रहता था, मगर रात होते ही मेरे साथ वो सब होने लगता था। अब ये तकरीबन रोज़ का मामूल बन गया था। मेरे पापा को शक हुआ और उन्होंने मेरी मम्मा से कहा कि सब कुछ मुझे नॉर्मल नहीं लगता। पापा ने करीब के ही मस्जिद के इमाम को बुलाया। उन्होंने मेरी हालत देखी और कहा कि बच्चे पर किसी चीज़ का असर लगता है। ऐसा लगता है कि यह बच्चा किसी ताकत के वश में है। मेरी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। मुझे अब दौरे पड़ने लगे थे। पहले जो कुछ मेरे साथ रात में होता था, अब वही सब मेरे साथ दिन में भी होने लगा था। मैं जब भी सो रहा होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरा गला दबा रहा है, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता था। इमाम ने मेरी हालत को देखते हुए एक मौलाना से मेरे पापा को मिलवाया। उन्होंने पढ़ाई करने के बाद
उनको बताया कि आपके बच्चे में किसी जिन्नात को नुकसान पहुंचाया है और अब वो इससे बदला ले रहे हैं। मौलाना साहब ने मुझे अपने हिसार में ले लिया, मुझसे बात शुरू की। मैं तब बिल्कुल नॉर्मल था, मगर उसके कुछ देर बाद मेरी आवाज़ भारी हो गई। मैंने बोलना शुरू किया। मेरी मामा बताती हैं कि मैंने उनसे कहा कि इसने मेरे बच्चों पर और मुझ पर गंदगी फैलाई है, जब हम लोग खेत में थे, और अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। मौलाना ने अपने अमल किए और मुझे अपने हिसार में ले लिया और उन चीज़ों को सज़ा दी कि एक मासूम बच्चे को क्यों तंग किया है। मौलाना ने ये कहा था कि अब वो उनकी कैद में हैं और अब वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तबीयत भी ठीक होने लगी थी। इस तरह फिर 10 साल का अरसा गुजर गया। अब उन मौलाना साहब की डेथ हो गई थी। हम भी अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए थे और मैं ये सब कुछ भुला चुका था। फिर उसी साल मेरे अब्बू की डेथ भी हो गई। मगर अब मैं इतना बड़ा हो गया था कि मैं अपने घर की जिम्मेदारी संभाल सकूं। हमारा घर और साथ वाले घर की छत मिली हुई थी। तो एक दफ़ा जब मैं सुबह काम के लिए जा रहा था और मैं जब घर से निकला, तो जिनके साथ हमारे घर की छत मिली हुई थी, उनका बेटा भी अपने घर से निकल रहा था। मैंने उससे उसका हाल चाल पूछा। तब उसने मुझसे कहा, भाई, मैं काफ़ी अरसे से नोट कर रहा हूँ कि आपकी घर की छत पर एक लंबा सा आदमी बैठा होता है जिसने सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं। वो कौन है? मुझे उसकी बात बहुत अजीब लगी और मैंने कहा कि कोई नहीं। उसने कहा कि कोई मेहमान तो नहीं आया? मैंने कहा कि नहीं, घर पर ऐसा कोई भी नहीं है। उसने मुझसे कहा, भाई, फिर वो कौन है? मैंने कहा कि रोज़ रात को तो मैं बाहर होता हूँ और जब मैं घर आता हूँ तो रात के वक्त अक्सर मैं सहन में ही सोता हूँ। मुझे तो कोई नज़र नहीं आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से मेरे कान में कहा, अपना ख्याल रखें। मैंने उससे कहा कि शायद तुम्हारा वहम होगा। वो बोला, नहीं, मेरा वहम नहीं है। खैर, तब मुझे उसकी बातें बहुत अजीब लगी, मगर मुझे अभी तक अपने घर में कुछ अजीब नज़र नहीं आया था, तो इसलिए मैं मुतमईन हो गया। मामूल के मुताबिक उस रात दोबारा लाइट चली गई थी। मैं सहन में आ गया। मैं सोने के लिए लेट गया, मगर मुझे मच्छर सोने नहीं दे रहे थे। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अचानक से मेरी नज़र सामने दीवार पर पड़ी। मैं क्या देखता हूँ कि एक लंबा सा आदमी जिसकी टांगें ज़मीन पर लग रही थी, वो मुझे घूर कर देख रहा था। अभी मैं कुछ बोलता कि वो आदमी एक झटके से मुझ पर आ गया और मुझ पर हमला करने लगा। वो मेरे ऊपर आकर बैठ गया और मेरा गला दबाने लगा था। मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि उसका मुंह कितना भयानक था। वो कहने लगा, पहले तो तुम बच गए थे और तुम्हारी वजह से हमें कितने साल कैद में गुजारने पड़े, मगर अब हमें कोई नहीं रोक सकता और अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो ज़ोर ज़ोर से मेरा गला दबा रहा था। मेरी सांस बंद होने लगी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगा था। मुझे लगा था कि अब मैं नहीं बचूंगा, और फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को चेक किया। मेरा गला बहुत दर्द कर रहा था। मामा मेरे पास ही बैठी थी। मामा ने मुझसे बताया कि उस लड़के ने उस मखलूक के बारे में उनको सब कुछ बता दिया था। मामा तभी चौकन्ना हो गई थी। उस रात जब मम्मा ने मेरी आवाज़ सुनी तो वो फ़ौरन बाहर आई और मुझे हाथ पैर मारता देखकर वो समझ गई थी कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। मैं उस चीज़ से अपनी जान की भीख मांग रहा था। मेरी मम्मा ने फ़ौरन से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और दूसरी तरफ सूरत बकरा का दम किया हुआ पानी तैयार करके रखा हुआ था। मम्मा भाग कर आई और मुझ पर पानी डाला। वो ज़ोर ज़ोर से अल्लाह का कलाम पढ़ रही थी। अम्मार की आवाज़ सुनकर मेरी साथ वाला लड़का भी हमारे घर आ गया था और दम दरूद करने लगा था। मैं बेहोश हो गया था और फिर
होश में आने के बावजूद भी मैं बार बार बेहोश होता जा रहा था। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस लड़के और मम्मा ने जल्द से जल्द मेरा इलाज करवाने का सोचा। मम्मा नहीं चाहती थी कि वो मखलूक मुझे पर दोबारा हमला करे। फिर अगले ही दिन एक और जिन्नाती शख्स ने, जो कि जिन्नात से हम कलाम होते थे, उन्होंने मेरा इलाज शुरू किया। अब की दफ़ा उन्होंने मुझे बहुत कुछ करने को कहा और मम्मा से कहा कि ये घर जल्द से जल्द तब्दील कर लें। हमने वो घर बहुत मुश्किल से तब्दील किया था। जब भी हम उस घर को छोड़ने का सोचते तो हमारे साथ कुछ हो जाता था। नई जगह पर सेट होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, मगर सबसे ज़्यादा मेरी मम्मा को ये था कि वो चीज़ दोबारा मेरे पीछे ना आ जाए। जगह बदलना बहुत मुश्किल था, मगर अपनी जान बचाना उससे भी ज़्यादा। उस आलिम ने मुझे और मेरी मम्मा को जो एहतियात बताई थी, वो आज तक मैं और मेरी मम्मा कर रहे हैं। आज भी मैं सोचता हूँ कि अगर उस रात मेरी मम्मा ने मेरे ऊपर आयतल कुर्सी और दम किया हुआ पानी ना फेंका होता, या उस लड़के ने मेरी मम्मा को वो सब सच ना बताया होता, तो क्या आज मैं ज़िंदा होता? या वो चीज़ जो भी थी, मैं उसका शिकार बन जाता और वो अपना बदला पूरा कर लेती। दोस्तों, आज भी मुझे डर लगता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई दिल दहला देने वाली वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।